वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज, जो कि लूसेंट जीके यानी पेज नंबर 7 से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलते सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न में दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो पहले प्रश्न में दोस्तों दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए में है पाणिनि, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है पतंजलि, ऑप्शन डी है वारामिहिर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चाणक्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। यानी प्रश्न संख्या पहले नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे चाणक्य थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो ऑप्शन ए है पाणिनि, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है पतंजलि, ऑप्शन डी है वारामिहिर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चाणक्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन बी में है बुद्ध सूत्र विनय, ऑप्शन सी में है धम्म संघ विपश्यना, ऑप्शन डी में है बुद्ध अरहत संघ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बुद्ध धम्म संघ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में यह कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है। तो बुद्ध धम्म संघ को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के बार फिर से रिपीट करेंगे। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन बी में है बुद्ध सूत्र विनय, ऑप्शन सी में है धम्म संघ विपश्यना, ऑप्शन डी में है बुद्ध अरहत संघ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बुद्ध धम्म संघ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो इसमें कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है पावा, ऑप्शन सी है कुंडलपुर, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कुंडलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि महावीर स्वामी का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था। तो कुंडलपुर में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 3 पे एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है पावा, ऑप्शन सी है कुंडलपुर, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कुंडलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में कहता है दोस्तों, अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, कहता है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन ए में है देवनागरी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है शारदा, ऑप्शन डी है तमिल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्राह्मी लिपि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में दोस्तों कहता है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन ए में है देवनागरी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है शारदा, ऑप्शन डी है तमिल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्राह्मी लिपि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए में है राजगिरी, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी है वैशाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजगिरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी। तो राजगिरी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन ए में है राजगिरी, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी वैशाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजगिरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 6 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि बिंबिसार किस वंश का शासक था। तो ऑप्शन ए में है नंद वंश, ऑप्शन बी है हारित वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश, ऑप्शन डी है शुंग वंश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हर्यक वंश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 6 में कहता है कि बिंबिसार किस वंश का शासक था। तो हर्यक वंश का शासक था। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 6 की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें कहता है कि बिंबिसार किस वंश का शासक था। तो ऑप्शन ए में है नंद वंश, ऑप्शन बी है हारित वंश, ऑप्शन सी है हर्यक वंश, ऑप्शन डी है शुंग वंश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हर्यक वंश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी श्रीगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी में है कुमारगुप्त। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी श्रीगुप्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते प्रश्न संख्या 8 की बात करते दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि अल्लाह उदल किस काल के वीर थे। तो ऑप्शन है मौर्य काल, ऑप्शन बी है चंदेल काल, ऑप्शन सी है गुप्त काल, ऑप्शन डी है मुगल काल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चंदेल काल के थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चंदेल काल। प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 9 में क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो ऑप्शन ए में है अन्ना गार,
ऑप्शन बी में है स्नानागार, ऑप्शन सी में है सभा भवन, ऑप्शन डी है मंदिर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अन्नागार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ऑप्शन ए में है अन्नागार, ऑप्शन बी है स्नानागार, ऑप्शन सी है सभा भवन, ऑप्शन डी है मंदिर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अन्नागार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? ऑप्शन ए में है सिकंदर, ऑप्शन बी है सेल्यूकस, ऑप्शन सी है एंटीओकस, ऑप्शन डी है डेरियस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सेल्यूकस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? तो सेल्यूकस का था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? तो ऑप्शन ए में सिकंदर, ऑप्शन बी है सेल्यूकस, ऑप्शन सी है एंटीओकस, ऑप्शन डी है डेरियस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सेल्यूकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि सप्त सिंधु किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए में है गंगा की उपनदियां, ऑप्शन बी है सिंधु की उपनदियां, ऑप्शन सी है यमुना की उपनदियां, ऑप्शन डी है गोदावरी की उपनदियां। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सिंधु की उपनदियां हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि सप्त सिंधु किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है गंगा की उपनदियां, ऑप्शन बी है सिंधु की उपनदियां, ऑप्शन सी है यमुना की उपनदियां, ऑप्शन डी है गोदावरी की उपनदियां। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सिंधु की उपनदियां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 12 में कहता है कि ऋग्वेद की प्रमुख देवी कौन थी? ऋग्वेद की प्रमुख देवी कौन थी? तो ऑप्शन ए में है सरस्वती, ऑप्शन बी है उषा, ऑप्शन सी है अग्नि, ऑप्शन डी है इंद्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इंद्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की प्रमुख देवी कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इंद्र होगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 12 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कहते हैं कि ऋग्वेद की प्रमुख देवी कौन थी? ऑप्शन ए है सरस्वती, ऑप्शन बी है उषा, ऑप्शन सी है अग्नि, ऑप्शन डी है इंद्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 13 में कहता है कि 10 पूर्व यानी मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कुमारगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 13 में कहता है कि 10 पूर्व यानी जो मंदसौर है अभिलेख किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कुमारगुप्त से संबंधित है। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि 10 पूर्व यानी मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी में है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कुमारगुप्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि कुषाण शासक कनिष्क ने राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ऑप्शन ए में मथुरा, ऑप्शन बी है पुरुषपुर, ऑप्शन सी है कंधार, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पुरुषपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कुषाण शासक कनिष्क ने राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पुरुषपुर में बनाई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि कुषाण शासक कनिष्क ने राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ऑप्शन ए में है मथुरा, ऑप्शन बी है पुरुषपुर, ऑप्शन सी है कंधार, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पुरुषपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 14 में कहता है कि कुषाण शासक कनिष्क ने राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पुरुषपुर में बनाई थी। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें तो प्रश्न संख्या 15 में क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है ताम्रपाषाण, ऑप्शन बी है नवपाषाण, ऑप्शन सी है कांस्य युग, ऑप्शन डी है लौह युग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, कांस्य युग हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है ताम्रपाषाण, ऑप्शन बी है नवपाषाण, ऑप्शन सी है कांस्य युग, ऑप्शन डी है लौह युग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कांस्य युग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 16 में कहता है कि बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य किसने प्रतिपादित किए हैं? तो ऑप्शन ए में है महावीर, ऑप्शन बी है बुद्ध, ऑप्शन सी में अशोक, ऑप्शन डी है नागार्जुन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बुद्ध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है कि बौद्ध धर्म की जो 4 आर्य सत्य किसने प्रतिपादित किए हैं? तो बुद्ध ने किए हैं। तो प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य किसने प्रतिपादित किए? तो ऑप्शन ए में महावीर, ऑप्शन बी में है बुद्ध, ऑप्शन सी में अशोक, ऑप्शन डी है नागार्जुन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बुद्ध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 17 में क्या कहता है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी है शैव धर्म। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
यानी बौद्ध धर्म हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी है शैव धर्म। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए में है चाणक्य, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है बाणभट्ट, ऑप्शन डी है पतंजलि। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चाणक्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है कि अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो कौन है, तो चाणक्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन ए में रुपया, ऑप्शन बी है दिनार, ऑप्शन सी है तंका, ऑप्शन डी है मुद्रा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दिनार कहा जाता था। यानी गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, रुपया, दिनार, तंका या मुद्रा, या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दिनार कहा जाता है इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन ए में है रुपया, ऑप्शन बी है दिनार, ऑप्शन सी है तंका, ऑप्शन डी है मुद्रा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दिनार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में स्वर्ण युग, ऑप्शन बी है लौह युग, ऑप्शन सी है ताम्र युग, ऑप्शन डी है पाषाण युग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वर्ण युग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में है स्वर्ण युग, ऑप्शन बी है लौह युग, ऑप्शन सी है ताम्र युग, ऑप्शन डी है पाषाण युग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वर्ण युग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र में स्थित है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कुमारगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कुमारगुप्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि भारत का प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था। तो ऑप्शन ए में सिकंदर, ऑप्शन बी है डेरियस, ऑप्शन सी है चंगेज खान, ऑप्शन डी है बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी डेरियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत का प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था। तो ऑप्शन ए में सिकंदर, ऑप्शन बी है डेरियस, ऑप्शन सी है चंगेज खान, ऑप्शन डी है बख्तियार खिलजी। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डेरियस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि मिलिंद पन्हो ग्रंथ किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है अशोक व नागा अर्जुन संवाद, ऑप्शन बी है मेनांडर व नागसेन संवाद, ऑप्शन सी में कनिष्क व अश्वघोष संवाद, ऑप्शन डी है हर्ष व बाणभट्ट संवाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मेनांडर व नागसेन संवाद हो जाएगा, मेनांडर व नागसेन संवाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करते हैं, इसमें कहता है कि मिलिंद पन्हो ग्रंथ किससे संबंधित। ऑप्शन ए में अशोक व नागार्जुन संवाद, ऑप्शन बी है मेनांडर व नागासेन संवाद, ऑप्शन सी है कनिष्क व अश्वघोष संवाद, ऑप्शन डी हर्ष व बाणभट्ट संवाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मेनांडर व नागसेन संवाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन ए में अजमेर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कन्नौज, ऑप्शन डी है धारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अजमेर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी। अगर हम प्रश्न संख्या 25 की बात करें तो इसमें कहता है कि ऑप्शन नंबर ए अजमेर है, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी धारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अजमेर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कन्नौज, ऑप्शन डी है धारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।